Hello everyone, welcome once again. This is my lecture number 14 for the class 10+1 physics. और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास की उसका लास्ट लेक्चर होगा ये। इससे पहले हम 13 लेक्चर कर चुके हैं, तो ये आपका लास्ट लेक्चर होगा +1 की जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स की, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद मैं कुछ मेन टॉपिक आपके पास लेके आऊँगा सेकंड यूनिट की, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकंड यूनिट। तो ये आपका जो लास्ट लेक्चर है, इसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसके मैं लेके आया हूँ। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बेस्ड है किसके ऊपर? मास मेजरमेंट के ऊपर, लेंथ मेजरमेंट के ऊपर और टाइम मेजरमेंट के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सिर्फ लेंथ मेजरमेंट के होंगे, क्योंकि मास मेजरमेंट में और टाइम मेजरमेंट में कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। तो सिर्फ जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो लेंथ मेजरमेंट के अंदर है। और लेंथ मेजरमेंट के अंदर जो सबसे पहला जो सेशन है मेरा, यहाँ पर मैं दो न्यूमेरिकल के साथ आपके पास आया हूँ। और ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके बेस्ड हैं लेंथ मेजरमेंट के ऊपर। और लेंथ मेजरमेंट के अंदर जो इनडायरेक्ट मेथड है, रडार मेथड है, सोनार मेथड है, लेजर मेथड है, उसके ऊपर ये आपके बेस्ड है, इको मेथड है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ द लेक्चर नंबर 14 फॉर ऑल ऑफ यू, द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट फर्स्ट क्लास 10+1 फिजिक्स। तो देखें एक मिनट के लिए, देखिए बेटा, जो ये मैं दो न्यूमेरिकल आपके पास लेके आया हूँ, ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके बेस्ड हैं। इसका बेसिक देखें एक बार। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका जो बेसिक है, मैं बता दूं कि ये जो मेथड में, ये जो फर्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल्स का आपके पास लेके आया हूँ, ये बेस्ड है किसके ऊपर? जो इनडायरेक्ट मेथड है लेंथ के। ओके बेटा, ये किसके ऊपर बेस्ड है बताइए? इनडायरेक्ट मेथड्स हैं लेंथ मेजरमेंट के। कौन कौन से हैं? लेजर मेथड, इको मेथड, रडार मेथड, सोनार मेथड। तो आपके जो फर्स्ट सेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं चार मेथड्स के ऊपर बेस्ड है। और चारों मेथड्स के अंदर से एक ही फॉर्मूला लगेगा, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। पता है आपको, आपने थ्योरी पढ़ी है। अगर बाई चांस थ्योरी आपको याद नहीं है, थ्योरेटिकल जो नोट्स हैं वो याद नहीं है आपको, तो इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप उनको देखें, उसके बाद आप ये लेक्चर ज्वाइन करें, ठीक है। ध्यान दें आप। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमने यूज़ किए थे, याद हो आपको? देखें इधर, इको की बात करें, लेजर की बात करें, रडार की बात करें, सोनार की बात करें, सभी के अंदर लगभग एक ही फॉर्मूला था कि किसी भी ऑब्स्टेकल से कोई भी चीज़ आपकी ट्रांसमिट हो रही है, साउंड है या लाइट है, और ट्रांसमिट होके क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर साउंड होगा तो वेलोसिटी को लिखेंगे v से, अगर लाइट होगा तो वेलोसिटी को लिखेंगे c से। x आपके पास डिस्टेंस थी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक की, और अनदर x आपके पास डिस्टेंस थी पॉइंट p से लेकर ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की। t आपके पास टोटल टाइम था किसका? ऑब्जर्वेशन का। और हम जानते थे कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये जो मेथड है सारे के सारे ये लेंथ मेजरमेंट के मेथड है। और लेंथ मेजरमेंट में हम क्या निकालते हैं? x निकालते हैं। तो x आपके पास क्या आएगा? v इंटू टी आएगा। व्हाट इज x? v इंटू टी आएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो x आपके पास आएगा c इंटू टी। ओके, अगर हमें निकालनी है डिस्टेंस वन साइड की, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट P तक की, तो ऑन एवरेज हम टाइम लेंगे t/2। क्या टाइम लेंगे? t/2। अगर वापस की निकालनी है तो टाइम क्या लेंगे? t लेंगे। रिफ्लेक्टेड बैक तक की निकालनी है O से P और P से O, अगर वहां तक की निकालनी है टाइम क्या होगा? t। ध्यान रखें। लेकिन अगर हमें वन साइड की निकालनी है O से लेकर P, तो उस केस में टाइम हम क्या लेंगे? t/2 टाइम लेंगे। ऑन एवरेज जो टाइम होगा वो क्या होगा? t/2। तो ये जो आपके मेथड्स हैं, ये जो फर्स्ट सेशन है न्यूमेरिकल्स का, ये इनडायरेक्ट मेथड्स का है, लेंथ मेजरमेंट का है। और इसके अंदर चार मेथड्स के न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। सेम फॉर्मूला है चारों का, इको मेथड, रडार मेथड, लेजर मेथड एंड सोनार मेथड। और फॉर्मूला क्या है? x = v इंटू t/2 या फिर x = c इंटू t/2। और दूसरा मैं बता दूं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू गिवन नहीं मिलेगी आपको, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14 फॉर ऑल ऑफ यू। देखें एक मिनट के लिए, आपका पहला न्यूमेरिकल देखें, आप सॉल्यूशन देखें इसका। अपनी नोटबुक निकाल लें और इसको नोट करना स्टार्ट करें आप, ठीक है। देखें,
ए लेजर पता है आपको, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ए लेजर इज ए सोर्स ऑफ वेरी इंटेंस, काफ़ी हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, मोनो का मतलब सिंगल, मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में लाइट क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, पता है आपको कि लेजर जो है वो क्या करती है, डिस्टेंस निकालती है, कहाँ से कहाँ तक, मून से लेकर अर्थ तक। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उसका डायग्राम बनाएं। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा उसका, तो न्यूमेरिकल अपने आप आसान हो जाएगा। तो ये जो मेथड है, ये जो लेजर मेथड है, वो डिस्टेंस के लिए होता है, कहाँ से कहाँ तक, मून से लेकर अर्थ तक, या फिर अर्थ से लेकर मून तक की। ओके, आगे पढ़ें। ए लेजर लाइट बीम्ड एट द मून टेक्स 2.5 सेकेंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेजर लाइट मून से टकराकर वापस आती है, कितने टाइम में वापस आती है, 2.56 सेकेंड में दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। इस टाइम में वो रिफ्लेक्ट होके क्या आती है, वापस आती है। हाउ मच इज द रेडियस ऑफ द ल्यूनर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है, ठीक है। ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये निकालनी है आपको, यानी कि एक्स निकालना है आपको। ओके, ठीक है, ध्यान रखें आप। रिफ्लेक्शन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन टाइम की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ निकालनी है, अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ रहे हो तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ निकालनी है, अर्थ से लेकर मून तक की निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस निकालनी है वन साइड की। अगर डिस्टेंस निकालनी है वन साइड की, तो ऑन एवरेज हम टाइम क्या लेंगे, t/2 लेंगे, हाफ टाइम लेंगे इसका, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है बताएं आप, वेलोसिटी क्या होती है, x/t। निकालना क्या है आपको, x, तो व्हाट इज x, c इंटू टी। लेकिन डिस्टेंस निकालनी है अर्थ से लेकर मून तक, यानी कि रेडियस निकालना है, ये निकालना है सिर्फ। अगर ये निकालना है तो ऑन एवरेज टाइम क्या होगा, t/2, क्योंकि ये जो टाइम है ये टोटल टाइम है। ये जो टाइम है 2.5 सेकेंड अर्थ से लेकर मून तक का है और मून से लेकर अर्थ तक का है, यानी कि जो लेजर लाइट है यहाँ से चलेगी और रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो वहां तक का टोटल टाइम दिया हुआ है। लेकिन हमें तो डिस्टेंस निकालनी है वन साइड की, रेडियस निकालना है हमें अर्थ से लेकर मून तक का। अगर वन साइड का निकालना होगा तो टाइम आपका क्या आ जाएगा, t/2। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम क्या निकाल देंगे, x निकाल देंगे, यानी कि रेडियस निकाल देंगे। और सॉल्यूशन आप कर ही लेंगे। यहाँ पर c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸। ओके बेटा, और t की वैल्यू कितनी गिवन है, t की वैल्यू 2.56 सेकेंड, ये रहा, और t की वैल्यू है 2.56 सेकेंड, और नीचे क्या आ जाएगा 2। और इसको सोल्व करोगे तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल था लेक्चर 14th का। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपने क्या निकाल दिया बेटा, x निकाल दिया। c आपको याद रखना पड़ेगा, c गिवन नहीं मिलेगा, तो आपके पास c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 2.56। क्योंकि हमें रेडियस निकालना है, वन साइड की डिस्टेंस निकालनी है, तो टाइम क्या आ जाएगा ऑन एवरेज t/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.84 × 10⁸ मीटर। तो मेरे ख्याल से इसको कर लेंगे आप, पहला न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। सेकंड देखें आप 1 मिनट के लिए। अब देखें बेटा आपका सेकंड न्यूमेरिकल देखें आप, उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है बस। देखें 1 मिनट के लिए। ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। एक नई यूनिट लेंथ की ली गई है जिसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1 दिया हुआ है। यूनिटी का मतलब बेटा 1 होता है, ध्यान रखें आप, नोट करें। यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिट किलोग्राम 1 किलोग्राम, यूनिट मीटर 1 मीटर। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, एक नए सिस्टम में वो क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। यानी कि बेटा आपको जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसके अंदर c की वैल्यू 1 लेके चलनी है। अपने आप इसको 3 × 10⁸ आपको नहीं लेना है, जो गिवन है वही आपको लेना है। ओके, आगे पढ़ें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। डिस्टेंस निकालनी है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में। ध्यान दें 1 मिनट के लिए, सन और अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है आपको वो निकालनी है, x आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, एक ही लेंथ है ये, सन और अर्थ। रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सन से लेकर अर्थ तक की क्या निकालनी है आपको, डिस्टेंस निकालनी है, x निकालनी है। ध्यान रखें, सन से लेकर अर्थ।
रिफ्लेक्शन की बात नहीं है, लाइट के रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पर नहीं है। कहीं माइंड में बात हो कि रिफ्लेक्ट होके वापस या जैसे, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ओके, आगे इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट, जो भी डिस्टेंस आप निकालोगे वो निकालोगे इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट दी हुई है नए सिस्टम में, तो डिस्टेंस भी किस में आएगी? नए सिस्टम में आएगी। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट आप लेते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो आंसर भी उसी फॉर्म में आता। क्योंकि वेलोसिटी ली गई है नए सिस्टम में, तो जो डिस्टेंस है वो भी किस में आएगी? आपकी नए सिस्टम में आएगी। तो आंसर क्या आएगा? न्यू यूनिट्स आएगा। ठीक है बेटा। If light takes 8 minutes 20 seconds, if light takes 8 minutes 20 seconds to cover the distance, तो जो लाइट कवर कर रही है डिस्टेंस वो कितने टाइम में कर रही है बताएं आप? 8 मिनट और 20 सेकंड। सिंगल डैश किसके लिए होता है? मिनट के लिए होता है। डबल डैश किसके लिए होता है? सेकंड के लिए होता है। तो लाइट जो डिस्टेंस कवर कर रही है, लाइट जो डिस्टेंस कवर कर रही है सन से लेकर अर्थ तक, वो कितने टाइम में कर रही है? देखें आप कितने टाइम में कर रही है? 8 मिनट 20 सेकंड। आप इसके बना सकते हो सेकंड। कैसे बनाएंगे? मिनट के सेकंड कैसे बनते हैं? 8 × 60 प्लस कितना हो जाएगा? 20, तो ये आ जाएगा 480 + 20 यानी कि 500 सेकंड। तो इतना टाइम ले रही है लाइट अर्थ सरफेस पे आने में। ध्यान रखें, यही तो डिस्टेंस निकालनी है और यहीं तक का टाइम दे रखा है, तो डिवाइड बाई 2 करने की कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए आप, क्योंकि कोई रिफ्लेक्शन का केस नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो लाइट का टाइम है वो दे रखा है। सिंपली बात है कि डिस्टेंस भी वहां तक की निकालनी है, टाइम भी वहां तक का दे रखा है। तो सिंपली आप जो फॉर्मूला यूज करोगे उसमें नीचे 2 नहीं आएगा, क्योंकि वही तो डिस्टेंस के पैरामीटर हैं और वही लेंथ के, यानी कि वहां तक की डिस्टेंस निकालनी है और वहीं तक का टाइम आपको गिवन है। तो 2 का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं बनता है। कोई ये रिफ्लेक्शन का केस नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन का केस होता तो बात होती, लेकिन यहाँ पर केस आपका सिंपल केस है। सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो x आपके पास क्या आ जाएगा? c × t। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें कि क्या दे रखा है। हम क्या करते हैं कि जो आपका फॉर्मूला है हम फटाफट इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि c × t/2। हम न्यूमेरिकल को पढ़ते ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, नीचे 2 लगाना है। बेटा 2 कब लगता है? जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी। और ठीक है, और एक साइड का टाइम आपको निकालना है, तो वो कॉन्सेप्ट अलग होता है। यहां पर तो क्या है कि S से लेकर E, सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस निकाल रखी है और सन से लेकर अर्थ तक का ही टाइम दे रखा है। ठीक है, एक ही साइड की सारी चीज दे रखी है, तो आपका 2 आपका नीचे नहीं आएगा। तो व्हाट इज x? c × t। और c की वैल्यू आपको 3 × 10⁸ नहीं लेनी है, जो नई यूनिट गिवन वो लेनी है 1 × व्हाट इज टाइम? 500 सेकेंड। तो आंसर किस में आ जाएगा? 500 न्यू यूनिट्स। हालांकि डिस्टेंस किस में होती है? मीटर में होती है या फिर किलोमीटर में होती है? आपको ना तो मीटर लिखना है ना किलोमीटर लिखना है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी दी गई है किसमें? न्यू सिस्टम में। अगर वेलोसिटी आपको दी गई है न्यू सिस्टम में, तो जो आपकी लेंथ होगी वो भी क्या आएगी? न्यू सिस्टम में आएगी। तो क्या लिखोगे? 500 न्यू यूनिट्स, या फिर सिंपल लिखिए आप 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ। ओके बेटा, यहां पर मीटर पर सेकंड भी दिखाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिखें 1 इन न्यू यूनिट्स। दिखाना चाहो दिखा दो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि दे रखी है न्यू यूनिट्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो सिंपली क्या आएगा? 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो ये आपका पहला सेशन था न्यूमेरिकल्स का, और इसमें जो हमने डिस्कस किए न्यूमेरिकल्स वो 4 मेथड्स के ऊपर बेस्ड थे। चारों का सेम फॉर्मूला है। ध्यान रखने की किसमें हमने नीचे 2 लगाना है, किसमें हमने नीचे 2 नहीं लगाना है। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, डायग्राम बनाएं और उसके बाद अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करें। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये 2 न्यूमेरिकल्स थे हमारे फर्स्ट सेशन के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी ही मिलता हूं मैं अगले सेशन में आपके लिए अगले 2 न्यूमेरिकल के साथ। जब तक आप रेस्ट करें, 2 मिनट के बाद मिलते हैं। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर द सेकंड सेशन। और इस सेशन में मैं 2 न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आया हूं, जो कि किस किस के ऊपर बेस्ड है। ध्यान दें, पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपका बेस्ड है डायमीटर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर।
डायमीटर बोल लीजिए, साइज बोल लीजिए। ओके बेटा, साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो आपका सेकंड न्यूमेरिकल है यानी कि फोर्थ है टोटल ओवरऑल, वो आपका बेस्ड है पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। तो बेटा ये ध्यान दें कि सेकंड सेशन में मैं जो दो न्यूमेरिकल आपके पास लेके आया हूँ, ये किस किस मेथड के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर है? एक तो डायमीटर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और दूसरा कौन सा है? पैरेलैक्स मेथड। तो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक इसका बता दूं कि सोल्व कैसे करने हैं दोनों न्यूमेरिकल्स आपको, तो बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखें एक मिनट के लिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डायमीटर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान दें एक मिनट के लिए, साथ साथ नोट करें। मान लीजिए ये आपके पास कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, मून मान लीजिए, मून है ये, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अर्थ सरफेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टेलीस्कोप की हेल्प से आप इस मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि ओ पॉइंट के ऊपर आपने टेलीस्कोप रख रखी है और उस टेलीस्कोप से आप क्या कर रहे हो? मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, मान लीजिए ए और बी, तो दो डिफरेंट पोजीशंस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा थीटा एंगल, ये थीटा ये, ओके, इस थीटा को हम एंगल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर डायमीटर। क्या बोलेंगे इसको? एंगुलर डायमीटर, एंगल बोलते हैं सिंपली, या फिर क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डायमीटर बोलते हैं। और ये जो एंगुलर डायमीटर है या फिर एंगल है, ये बन रहा है दो पोजीशंस के रिस्पेक्ट में, ओ ए और ओ बी। एंगल के सामने क्या होती है? आर्क होती है बेटा। क्या होती है? आर्क, जो कि डायमीटर कहलाएगा, साइज कहलाएगा किसका? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का। तो सिंपली यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं थीटा, और थीटा क्या होता है बेटा बताएं आप? एंगल, सॉरी, थीटा क्या होता है? एंगल, और एंगल क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। ओके, थीटा क्या बेटा? एंगल, और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। ये आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस आप ए ओ को लेके चलें या फिर बी ओ को लेके चलें, मर्जी है आपकी। तो एंगल होता है आर्क बाई रेडियस। ओके, और जो आर्क होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये जो आर्क है ए से लेकर बी तक, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और रेडियस के आपके पास आर। अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर आपके पास क्या आ जाएगा? आर थीटा आ जाएगा। ओके बेटा, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे? डायमीटर निकाल लेंगे। तो जो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो थर्ड को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे पैरेलैक्स एंगल के ऊपर। देखिए एक मिनट के लिए, दूसरा एक चीज और नोट करने की है, ध्यान दें, अभी बता देता हूं साथ साथ आपको। एक चीज और यहां पर नोट करने की है, एंगल का। देखें, एंगल का एक कॉन्सेप्ट और भी है यहां पर कि बेटा एंगल जो होता है वो आपका डिग्री में गिवन होता है। किस में गिवन होता है? एंगल आपका डिग्री में गिवन होता है, ध्यान रखें आप। और डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए 1 है आपके पास, तो 1 डिग्री को लिखेंगे ऐसे, ऊपर 0 लगा देंगे 1 डिग्री। मान लो एंगल दिया हुआ है मिनट, तो लिखेंगे 1 मिनट ऐसे। अगर दिया हुआ है सेकंड तो क्या लिखेंगे? 1 डबल डैश लिखेंगे हम। ठीक है, तो एंगल को हम कैसे कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर, ध्यान रखिए, उसके बारे में बता रहा हूं आपको। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं वहां भी आप वीडियो देख सकते हैं, यहां भी दोबारा देखें आप कि एंगल अगर जिस भी पैरामीटर में दिया हुआ हो, एंगल डिग्री में दिया हुआ हो, मिनट में दिया हुआ हो, सेकंड में दिया हुआ हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3.4 डिग्री, जो भी है बेटा, एंगल जिस भी पैरामीटर में आपको दिया हुआ हो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें? रेडियन में। ठीक है, डिग्री में दिया हुआ है तब भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में दिया हुआ है या फिर सेकंड में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? रेडियन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें एक मिनट के लिए। मान लो एंगल दिया हुआ है 1 डिग्री, और बेटा 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स के बराबर। 1 डिग्री क्या होता है? 60 मिनट। तो मैंने क्या बताया कि पहले आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन के अंदर, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 इंटू 60 यानी कि 3600 क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो ध्यान रखें कि 1 डिग्री बराबर होता है 3600 सेकंड के। अब ये क्या है? 1 मिनट है, सिंगल डैश लगाते हैं तो क्या है? मिनट। तो 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर, और 1 सेकंड डबल डेसिमल सेकंड, ये आपका 1 सेकंड ही रहेगा। ओके,
तो एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में दिया हुआ है तब भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड तो सेकंड है ही। ओके, अब इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, मैंने बताया था आपको, पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो 1 सेकंड है आपका वो होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। क्योंकि एंगल की जो मेन यूनिट है वो रेडियन होती है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री हो, मिनट हो या सेकंड हो, सभी को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करना रेडियन में तो 1 सेकंड बराबर होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो आपका डिग्री है, जो आपका मिनट है, जो आपका सेकंड है, वो सारे रेडियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं इस न्यूमेरिकल को करने से पहले कि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर आपका थर्ड करते हैं, देखें 1 मिनट के लिए। देखें आप, द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि एंगल हो या एंगुलर डायमीटर हो उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो कितना है 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड दिया हुआ है। डबल डैश का मतलब सेकेंड है, यानी कि ये सन है मान लीजिए और किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जो थीटा है, थीटा कितना दिया हुआ है 1920 सेकेंड दिया हुआ है। और ये डायमीटर होगा सन का ए बी, ओ से लेकर ए की डिस्टेंस आर मान लीजिए, ये भी आर मान लीजिएगा। तो जो बताया था वही आपका न्यूमेरिकल है। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 1920 सेकेंड। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द, ये क्या है आपके पास सन, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, सन से लेकर अर्थ तक के डिस्टेंस आर, यानी कि आर आपको क्या गिवन है बताएं आप, ये गिवन है आपको, पता भी है आपको 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, डायमीटर का मतलब आर्क, ये निकालना है आपको डायमीटर डी, ठीक है। तो डी निकालना है आपको डायमीटर ऑफ द सन, तो आसानी से आप इसको निकाल पाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आई। कैसे निकालेंगे बताया था आपको मैंने कि एंगल होता है आर्क, यानी कि डी, आर्क बाई रेडियस, डी बाई आर। तो यहाँ से डी निकालना बेटा आपको, तो डी क्या आ जाएगा आर इंटू थीटा। तो सोल्व कैसे करेंगे बताएं आप, डी का फॉर्मूला है आर इंटू थीटा। व्हाट इज आर, 1.496 इंटू 10⁻11। तो ये तो बेटा क्या है आपके पास बताएं, आर है। थीटा क्या गिवन है, थीटा गिवन है ये इंटू 1920 पीछे क्या है सेकंड। मैंने बताया था कि सेकंड में नहीं रखना है, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और सेकंड को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, इन सारे पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये मैंने लिखा हुआ है आंसर कि 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर थर्ड था। इसके अंदर सिंपली आपको डायमीटर निकालना था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, एंगल का, वहां पर गलती नहीं करनी है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है सेकंड में, एंगल मिनट में दिया होता तो पहले सेकंड बनाते फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करते। एंगल डिग्री में दिया होता तो डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट करते, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, फिर उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करते, फिर उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करते, तो उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर गलती होती है बच्चों से, ध्यान रखें कि एंगल को 100% आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करोगे, डिग्री हो उसके बनाओगे सेकंड, मिनट के सेकंड बनाओगे, सेकंड सेकंड है ही, उसके बाद आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उस सेकंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 से, क्योंकि जो 1 सेकंड होता है वो इतने रेडियन के बराबर होता है। तो यहां से इस न्यूमेरिकल से हम डायमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ, और जो न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ है आपका वो बेटा टोटली पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड है। काफी इंपॉर्टेंट मेथड था पैरेलैक्स मेथड, और कोई चीजें अगर याद नहीं है पैरेलैक्स मेथड की तो वो वीडियो देखें आप लास्ट, पहले पैरेलैक्स मेथड का वीडियो देखें, उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे आए।
पैरेलैक्स मेथड क्या होता था, याद हो आपको? दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय स्टार फ्रॉम टू लोकेशंस ऑफ अर्थ। अर्थ की दो लोकेशंस के रिस्पेक्ट में नियर बाय स्टार तक की क्या निकालता था, वो डिस्टेंस निकालता था, और ये जो एंगल बनता था इसको हम बोलते थे पैरेलैक्स एंगल। न्यूमेरिकल लगभग वही है जो हमने 2 मिनट पहले किया था, फॉर्मूला लगभग वही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये जो एंगल है इसको नाम दिया गया है पैरेलैक्स एंगल का, या सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर पैरेलैक्स एंगल दिया हुआ हो तो आपको आसानी हो जाती है कि एंगल है, लेकिन अगर सिंपली पैरेलैक्स दिया हुआ हो इसका मतलब वो भी क्या है, एंगल ही है। ठीक है, तो अर्थ की 2 डिफरेंट पोजिशन से नियर बाय स्टार की डिस्टेंस मापने का काम आता है, कौन सा मेथड होता है, पैरेलैक्स मेथड होता है, और एंगल का फॉर्मूला वही होता है, आर्क बाय रेडियस। तो इसी फॉर्मूले को बेस मान के हम ये न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखिए 1 मिनट के लिए सॉल्यूशन देखें बेटा, और नोट करें साथ साथ फोर्थ का। ए स्टार इज लोकेटेड 9 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। देखें इधर, ये आपके पास नियर बाय स्टार है, ठीक है बेटा। डायग्राम आप जरूर बनाएं, जैसे आप डायग्राम बना पाते हो आपके लिए न्यूमेरिकल अपने आप आसान हो जाएगा। एक जो स्टार है वो हमसे 9 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। सीधी सी बात है कि हम तो अर्थ पर ही होंगे, तो अर्थ से लेकर उस स्टार तक की जो डिस्टेंस है यानी कि आर है वो 9 लाइट ईयर है। ओके बेटा, कितनी है, 9 लाइट ईयर। कितना होता है, 1 लाइट ईयर कितना होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें आप, 1 लाइट ईयर होता है, पता है आपको कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ओके, जो 1 लाइट ईयर की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। What is its distance in पैरेलैक्टिक सेकंड? पहला काम क्या दिया हुआ है इन्होंने कि इस डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है पैरेलैक्टिक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो जो 9 लाइट ईयर है आपके पास, 9 लाइट ईयर, ये तो 1 है, तो 9 लाइट ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 9 मीटर। ठीक है, तो पहला जो आपका पार्ट है न्यूमेरिकल का, ध्यान रखें कि इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको कन्वर्ट करना है पैरेलैक्टिक सेकंड के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे इस डिस्टेंस को हम पैरेलैक्टिक सेकंड के अंदर, वो आप देखें पहले तो कैसे करेंगे। देखें, हम जानते हैं कि जो 1 पैरेलैक्टिक सेकंड है, ध्यान दें बेटा, वो कितना होता है बताएं, 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। ठीक है ना, 1 पैरेलैक्टिक सेकंड कितना होता है पता है सभी को, 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। यहां से अगर हम 1 मीटर निकालें, यहां से अगर 1 मीटर निकालें तो क्या आएगा, 1/3 इंटू 10 की पावर 16 पैरेलैक्टिक सेकंड आ जाएगा। ओके, 1 पैरेलैक्टिक सेकंड कितना होता है, लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 10 की पावर 15 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और जो आपका पैरेलैक्टिक सेकंड है वो कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। यहां से मीटर निकाल लिया हमने, 1 मीटर निकाल लिया यहां से, तो व्हाट इज 1 मीटर, 1/3 इंटू 10 की पावर 16 पैरेलैक्टिक सेकंड। और इस 1 मीटर की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूंगा, ध्यान दे सारे बच्चे समझदार हैं आप सारे, अगर इस 1 मीटर की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा तो जो 9 लाइट ईयर है आपका वो पैरेलैक्टिक सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखें आप, तो 9 लाइट ईयर इज इक्वल टू, बोलें 9.46 इंटू 10 की पावर 15 इंटू 9, उसके बाद क्या है मीटर। एंड व्हाट इज 1 मीटर, 1/3 इंटू 10 की पावर 16 पैरेलैक्टिक सेकंड। तो ये आपका जो 9 लाइट ईयर है वो इतने पैरेलैक्टिक सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो और मैंने इसका आंसर लिखा भी हुआ है। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.76 पैरेलैक्टिक सेकंड। ओके, तो ये पहला प्रॉब्लम थी जो आपका 4th क्वेश्चन है, उसके अंदर 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में क्या था कि एक जो स्टार है, ध्यान दें, एक जो स्टार है आपका वो हमारे अर्थ सरफेस से 9 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, यानी कि
ये जो नियर बाय स्टार है वो अर्थ सरफेस से 9 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है, तो उस लाइट ईयर को कन्वर्ट किस में करना था, पैरेलैक्टिक सेकंड में। तो सबसे पहले देखें कि लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9 का मतलब 9 से मल्टीप्लाई और कर दें आप, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 लाइट ईयर आ जाएगा। लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है, पैरेलैक्टिक सेकंड में। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 1 पैरेलैक्टिक सेकंड होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहां से 1 मीटर निकालेंगे तो 1/3 इंटू 10⁻16 पैरेलैक्टिक सेकंड। इस 1 मीटर की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास ये जो कन्वर्जन है वो किस में हो जाएगा, पैरेलैक्टिक सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका आंसर आएगा आपका, सोल्व करेंगे तो सिंपली सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, 2.76 पैरेलैक्टिक सेकंड। अब देखें इसका सेकंड पार्ट। ध्यान देना सेकंड पार्ट के ऊपर, और कहीं भी वीडियो में अगर प्रॉब्लम आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करें, आप दोबारा समझें इस क्वेश्चन को। अब देखें हाउ मच पैरेलैक्स, इन्होंने पैरेलैक्स दिया हुआ है, एंगल नहीं लिखा हुआ। तो हाउ मच पैरेलैक्स, मैं पहले बता चुका हूं कि पैरेलैक्स गिवन हो या पैरेलैक्स एंगल गिवन हो एक ही बात है। हाउ मच पैरेलैक्स यानी कि थीटा, ये थीटा आपको निकालना है, थीटा निकालना है आपको। ओके, इन्होंने एंगल का जो आंसर है वो दे रखा है सेकंड में, मर्जी है आपकी सेकंड में रखें आंसर को या उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें। ठीक है, ध्यान दें आप। हाउ मच पैरेलैक्स shown by this star when viewed from two location 3 into 10⁻11 मीटर अपार्ट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दो लोकेशंस के बीच की, ये कितनी है, 3 इंटू 10⁻11 मीटर की डिस्टेंस है। ओके बेटा, तो ध्यान रखें कि पैरेलैक्स आपको निकालना है, थीटा आपको निकालना है, और दो लोकेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 3 इंटू 10⁻11 मीटर, और ये डिस्टेंस का पता है आपको कितना, 9 लाइट ईयर अवे। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। पैरेलैक्स कैसे निकालेंगे, देखिए एक मिनट के लिए, व्हाट इज एंगल, आर्क बाई रेडियस। ओके बेटा, एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो हमें क्या निकालना है, थीटा ही निकालना है बस। और व्हाट इज आर्क, ये आर्क आपके पास है 3 इंटू 10⁻11, और रेडियस कितना है, 9 लाइट ईयर। 9 तो 9 है, और लाइट ईयर कितना होता है बताया था मैंने आपको, 9.46 इंटू 10 की पावर कितना होता है, लाइट ईयर कितना होता है, 15 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। आप यहां पे छोड़ सकते हो आंसर, यहां पे छोड़ोगे तो आंसर किस में आएगा, रेडियन में आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। आप चाहो तो आंसर को रेडियन में छोड़ सकते हो, नहीं तो उस आंसर को रेडियन से सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे बताया था मैंने आपको कि जो 1 सेकंड होता है वो होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, और यहां से अगर आप निकालोगे 1 रेडियन, क्या निकालोगे यहां से 1 रेडियन, तो क्या आएगा 1/4.85 इंटू क्या आएगा बताएं, इंटू 10⁻⁻6 सेकंड, डबल डैश लगा दें या फिर आप सेकंड लिख दें इसको। ओके बेटा, तो फिर दोबारा देखिए एक मिनट के लिए, हाउ मच पैरेलैक्स यानी कि थीटा शोन बाय दिस स्टार, इस स्टार के द्वारा कितना पैरेलैक्स शो किया जाएगा, यानी कि थीटा आपको निकालना है। व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशन, व्हेन व्यूड फ्रॉम two locations and these two locations are 3 into 10⁻11 मीटर अपार्ट, और ये जो दो लोकेशन है वो इतनी डिस्टेंस के ऊपर हैं। क्लियर है बेटा, तो ये डिस्टेंस है आपको दी हुई है। एंगल क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। आर्क कितना है, 3 इंटू 10⁻11, और जो रेडियस है वो 9 लाइट ईयर अवे है। तो 9 तो 9 है, लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा आंसर किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, तो आंसर आपकी मर्जी है, आप उसको रख सकते हो रेडियन में। अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन बराबर होता है इतने सेकंड के, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.73 सेकंड आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 0.73 सेकंड। तो यहां पर भी इस आंसर को छोड़ सकते हो, रेडियन के अंदर भी आंसर को छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई गलत नहीं करेगा उसको। तो इसी के साथ ये जो सेकंड सेशन है वो कंप्लीट होता है, और लास्ट सेशन यानी कि जो थर्ड सेशन है उसके अंदर मैं 3 न्यूमेरिकल आपके पास लेके आऊंगा, और उसी के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो फिजिक्स की 11th क्लास की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक फॉर द लास्ट सेशन।
वेलकम स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट सेशन। और थर्ड सेशन में मैं आपके पास 3 न्यूमेरिकल लेके आया हूं, और जैसे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होंगे बेटा, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है 10+1 फिजिक्स की, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन, थर्ड सेशन। देखें 1 मिनट के लिए, तो कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आया हूँ उनको आप नोट करें। पहला न्यूमेरिकल आपका बेस्ड है ट्राइंगुलेशन मेथड के ऊपर। तो देखें 1 मिनट के लिए, द शेडो ऑफ ए पोल, एक पोल है आपके पास, देखें इधर, ये ए बी, ओके बेटा, ए बी पोल आपके पास। द शेडो ऑफ ए पोल स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड के ऊपर है, ये लेवल ग्राउंड देखिए इधर, ठीक है। द शेडो ऑफ ए पोल स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 degree then when it is was 60 degree। क्या समझे आप? देखें 1 मिनट के लिए कि जो शैडो है किसकी, पोल की, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्गर when sun altitude is 30 degree। ये देखें इधर, तो ये एंगल बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ओके। एक एंगल ये है, मान लीजिए θ1, और ये एंगल कितना है θ2, और ये मान लीजिए C है, ये मान लीजिए D है, ओके। ये जो डिस्टेंस है x, ये x, ये गिवन है 45 मीटर, और θ2 कितना है 30 डिग्री, और θ1 कितना है आपका 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब डायग्राम के बाद ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखें आप दोबारा देखिए अब, द शेडो ऑफ ए पोल, ये जो पोल है इसकी शेडो की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पोल है बेटा, इसकी शेडो यहाँ तक जा रही है, D तक भी जा रही है और C तक भी जा रही है, ठीक है। सन, जो सन है मान लीजिए इधर है, ठीक है, पोजीशन चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो क्या है कि जब एंगल बनता है 60 डिग्री सन के कारण जो शैडो हो रही है यहाँ पर, और एक एंगल बनेगा कितना 30 डिग्री। देखिए पोजीशन अगर चेंज हो रही है, अर्थ अगर रोटेट कर रही है सन के राउंड, तो सन की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो जो शैडो है उसकी पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। आप अपने घरों में देखते होगे, ठीक है, कि जो ट्री है आपके घर में खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके जो सन की जो उसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो शैडो जो बनती है नीचे, वो जो शैडो है उसकी पोजीशन लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। द शैडो ऑफ ए पोल स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 45 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन के रिस्पेक्ट में जो एंगल है वो 30 डिग्री बनता है, तो जो शैडो है वो 45 मीटर ज्यादा दूर तक जाती है। कब? जब पहले एंगल कितना बना था, 60 डिग्री एंगल बना था। तो 60 डिग्री एंगल के बाद अगर एंगल बनता है 30 डिग्री, तो जो शैडो है वो 45 मीटर आगे रिप्लेस हो जाती है, आगे चली जाती है। क्या निकालना है आपको? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट निकालनी है, ठीक है बेटा। याद हो आपको ट्राइंगुलेशन मेथड जो हमने किया था, तो हाइट का जो फॉर्मूला आपके पास आया था वो क्या आया था, h = x अपॉन कोटेंजेंट ऑफ θ2 माइनस कोटेंजेंट ऑफ θ1। ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो यहाँ से आप आसानी से इसकी हाइट निकाल पाएंगे, ओके। कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, तो करें वैल्यू पुट। क्या होगा बताएं आप, h = व्हाट इज x, 45, x कितना है बेटा 45, कोटेंजेंट ऑफ θ2 कितना है 30 डिग्री, तो कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री माइनस कोटेंजेंट ऑफ कितना है बताइए आप, θ1 कितना है आपके पास 60 डिग्री, कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट करें 45 अपॉन कोट 30 की बात करें, तो जो कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो √3 माइनस, और जो कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री होता है वो होता है 1/√3।
√3 की वैल्यू पता होती है 1.72 होती है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 38 पॉइंट क्या आ जाएगा 92 मीटर आ जाएगा। तो दोबारा देखें इस क्वेश्चन को, फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। द शेडो ऑफ ए पोल, जो पोल है उसकी जो शेडो है, उसकी जो परछाई है वो लगातार चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू सन। तो सन के रिस्पेक्ट में ये जो पोल है इसकी जो शेडो है, ठीक है, वो लगातार ग्राउंड लेवल पे चेंज होती रहती है। एक बार तो इसकी जो पोजीशन है, एंगल है जो कितना बनता है 60 डिग्री, एक बार कितना एंगल बनता है 30 डिग्री। तो पोजीशन चेंज होगी तो एंगल में चेंज आएगा, एंगल में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब एंगल बनता है 30 डिग्री तो शेडो जो है वो 45 मीटर आगे चली जाती है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, उस टावर की आपको हाइट निकालनी है। और बेटा ट्राइंगुलेशन मेथड में जो हाइट का फॉर्मूला था याद हो आपको, वो क्या था, h = x अपॉन कोटेंजेंट ऑफ θ2 माइनस कोटेंजेंट ऑफ θ1। ओके, x आपके पास कितना है 45 है, कोटेंजेंट ऑफ θ2 कितना है 30 डिग्री और θ1 कितना है आपके पास 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री होता है कितना √3 और कोटेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 38.92 मीटर आंसर आएगा। तो इसके साथ हम जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसको हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। जो आपका 5th न्यूमेरिकल है वो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब देखें न्यूमेरिकल नंबर 6th। न्यूमेरिकल्स को बेटा करने से पहले आप उसकी जो थ्योरी है उसको आप ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि उसके बगैर ये चीज़ें आपको कंप्लीट नहीं मिलेंगी, प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो थ्योरेटिकल पार्ट पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद न्यूमेरिकल आप करें। और न्यूमेरिकल्स में आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसका डायग्राम बनाएं, क्योंकि आधी चीज़ें जो है ना डायग्राम से सोल्व हो जाती हैं। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ 6। ओके, देखें एक मिनट के लिए। ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स, ध्यान दें आप सारे के सारे, ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स, इसमें क्या होता है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में मून और सन एक ही उसमें रीजन में आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सामने आ जाते हैं। यानी कि अर्थ, मून और सन वो एक ही रीजन में आ जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में मून और उसके रिस्पेक्ट में सन वो एक ही एंगल पर क्या हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं, एक ही एंगल के थ्रू प्रोसेसिंग होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। तो ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स द मून ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स द स्फीयर ऑफ द सन। जो लिखा भी हुआ इन्होंने लिखा भी हुआ है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, द मून ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स द स्फीयर ऑफ सन। जो मून है वो सारा का सारा सन के स्फीयर को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है। यानी कि एक ही एंगल के थ्रू दोनों इंक्लाइंड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। यही एंगल तो बनेगा मून के रिस्पेक्ट में और यही एंगल बनेगा सन के रिस्पेक्ट में। यानी कि मून और सन एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। ओके, राइट द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेज एंड साइजेज। आपको रिलेशन निकालनी है किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में और साइज के बीच में। साइज का मतलब उसके डायमीटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस डायग्राम के क्रॉसपोंडिंग आपको रिलेशन निकालनी है, किसके बीच में निकालनी है बताएं रिलेशन, एक तो साइज के बीच में और दूसरा किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में। तो बड़ा इस न्यूमेरिकल को करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट है, आप देखें उसको। तो बेसिक पॉइंट अगर आप समझेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात बेटा कि एंगल होता है बेटा आर्क बाय रेडियस। लेकिन ध्यान रखें कि ये जो एंगल है स्पेरिकल सरफेस है, मून है या फिर सन है, ठीक है, तो ये स्पेरिकल सरफेस है। तो स्पेरिकल सरफेस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है वो बनता है सॉलिड एंगल। क्या बनता है बेटा, सॉलिड एंगल। एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से।
ये ध्यान रखें आप, डी डब्ल्यू आप बोल रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट में क्या होता है, डी ओमेगा होता है। एंगल होता है आर्क बाई रेडियस, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। सॉलिड एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, तो सॉलिड जो एंगल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क जो भी है और बाई रेडियस। यहाँ पर फॉर्मूला होता है एरिया कवर्ड बाई रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको बेटा नया रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर लेंथ के पैरामीटर है, यहाँ पर एरिया के पैरामीटर है, ठीक है। तो एरिया किसका, जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एरिया होगा यहाँ पर बाई आर स्क्वायर। बाई क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर। आर का मतलब ये जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक की, सन से लेकर अर्थ तक की या फिर मून से लेकर अर्थ तक की, तो वो डिस्टेंस क्या आपके पास आर है, तो एरिया अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर है। तो पहला रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कि एंगल तो होता है सिंपली आर्क बाई रेडियस, लेकिन जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर होता है। किसका एरिया होगा, जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका एरिया होगा बाई रेडियस का स्क्वायर होगा। ओके, दूसरा हम यहां से रिजल्ट निकालें, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को, कि ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स द मून ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्स द स्फीयर ऑफ द सन। जो मून है वो क्या करता है, स्फीयर ऑफ द सन को एग्जैक्टली कवर कर लेता है। राइट द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेज एंड साइजेज ऑफ द सन एंड द मून फ्रॉम द गिवन फिगर। तो पहले हम निकालेंगे सॉलिड एंगल विद रिस्पेक्ट टू सन, फिर हम निकालेंगे सॉलिड एंगल विद रिस्पेक्ट टू मून। ओके, तो पहले मैं निकाल रहा हूं डी ओमेगा एंगल किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। और एंगल मैंने बताया था आपको क्या होता है, एरिया बाई क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया आपके पास आएगा, डीए लिखता हूं मैं 2 मिनट के लिए एरिया को, डीए बाई डिस्टेंस कौन सी है, सन से लेकर अर्थ। हम सन की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम सन की बात कर रहे हैं, तो सन से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस क्या है, आर एस सी। तो आर एस ई इसका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एरिया की बात करें, स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखें आप, एरिया जो होता है डायरेक्टली किसके होता है, आर स्क्वायर के। और रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होती है पता है आपको, आर इजकल टू क्या होता है, डी बाई टू, पता है ना। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होती है, आर इजकल टू डी बाई टू। तो आपके पास क्या आ जाएगा बताएं, आर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपके पास जो एरिया आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा बताएं आप, डी स्क्वायर बाई 4, और नीचे क्या आएगा, आर एस ई, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का। रेडियस और डायमीटर में जो रिलेशन होती है वो क्या होती है, आर इजकल टू डी बाई टू। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। डी किसका डायमीटर है, यहाँ पर ये सन का डायमीटर है, तो मैं इसको लिखूंगा डी एस से। तो इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, अब आए डी ओमेगा। अब हम एंगल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मून। मून की बात करें, ये देखें, ठीक है। तो एंगल वही दोबारा से सेम, कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं डी ए, लेकिन अब की बार जो रेडियस का स्क्वायर है वो विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मून होगा, मून से लेकर अर्थ होगा। तो यहां पर स्क्वायर था आर एस ई का, यहां पर स्क्वायर होगा आर एम ई का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू वही एरिया और डायमीटर में रिलेशन वही आपके पास क्या होगी, डी स्क्वायर बाई 4 इंटू क्या आ जाएगा, आर एम ई का स्क्वायर। बेटा साथ साथ नोट करें, पहले केस में डायमीटर सन का था, अब की बार मून का हो जाएगा, डीएम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को बराबर रखो, 1 इज इक्वल टू 2। बराबर क्यों रखेंगे, जितना सॉलिड एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सन उतना ही सॉलिड एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मून। तो दोनों केसेस में जो एंगल है वो सेम बनेंगे, तो दोनों को आप बराबर रखें। आप तो बराबर रखेंगे तो क्या होगा बताएं आप, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखें, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। तो दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, डी एस का स्क्वायर अपॉन 4 आर एस ई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम का स्क्वायर और नीचे 4 आर एम ई इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहां तक आप इसको कर लेंगे, कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा रिवाइंड करें।
जितना एंगल कौन सा सॉलिड एंगल बनेगा विद रिस्पेक्ट टू सन उतना ही बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मून। तो दोनों एंगल्स को बराबर रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहां से हम क्या निकाल देंगे, रेशियो निकाल देंगे। क्या निकालना है, व्हाट इज द राइट द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंसेस आर एंड साइज। आपको रिलेशन निकालनी है डिस्टेंस के बीच में और साइज के बीच में। तो यहां से आपकी आ जाएगी 4 से 4 कट जाएगा आपका। तो देखिए क्या आएगा, डी एस स्क्वेयर अपॉन आर एस ई इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एम स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर एम ई। स्क्वेयर है, स्क्वेयर से स्क्वेयर कट जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये कट जाएगा। तो हम अब कह सकते हैं कि जो डी एस बाई डी एम है इसको नीचे ले आओ, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा बताएं आप, आर एस ई बाई क्या आ जाएगा आर एम ई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगी। किसके बीच में आ जाएगी रिलेशन बताएं, ये रिलेशन आ जाएगी किसके बीच में, आपकी डिस्टेंस के बीच में और साइज के बीच में आपकी रिलेशन आ जाएगी इन द टोटल सोलर इक्लिप्स सिस्टम। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका 6th न्यूमेरिकल है इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसको दोबारा देखें, दोबारा इसको आप वॉच करें और इस चीज़ को आप नोट करें। तो देखिए लास्ट न्यूमेरिकल देखिए, +1 जो फिजिक्स है उसका ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर चल रहा है और लास्ट लेक्चर का ये लास्ट न्यूमेरिकल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो इस न्यूमेरिकल्स को आप तब तक नोट करें जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप उस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं। और देखते हैं जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है। देखिए 7th न्यूमेरिकल देखें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने किया होगा। इसका बेसिक बता दूं आपको, आपने 9th 10th में मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा। मैग्नीफिकेशन बेटा होती है साइज ऑफ द इमेज, पता होगा आपको, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने बेटा देखा होगा जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उससे पहले उसका बेसिक बताया मैंने बेटा आपको। तो बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो न्यूमेरिकल तो कुछ भी नहीं है बेटा, कि वो न्यूमेरिकल कहाँ से लिया गया है, किस फॉर्मूले से उस चीज़ को उठाया गया है, तो वो चीज़ें आपको समझनी बहुत जरूरी है। किस मेथड का पार्ट है वो, किस फॉर्मूले का पार्ट है बेटा वो समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आपने 9th 10th में पढ़ रखी है कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसी मैग्नीफिकेशन को हम बोलते हैं बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, मैग्नीफिकेशन तो पढ़ा है आपने, क्या होता है साइज ऑफ द इमेज। साइज का मतलब क्या होता है, हाइट। हाइट तो किसका पार्ट है, हाइट पार्ट है लेंथ का। तो बेटा ऐसी मैग्नीफिकेशन को हम बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लीनियर मैग्नीफिकेशन। अगर मैं बात करूं एरियल मैग्नीफिकेशन की, किसकी बात करूं बेटा, एरियल की, तो एरियल में एरिया आ जाएगा, ये डिफरेंस है बस, area of the image to the area of the object। ओके बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन में हाइट आएगी, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन बेटा जो एरियल मैग्निफिकेशन होगी, एरियल, उसमें क्या होगा, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई एरिया ऑफ द इमेज आ जाएगा। लीनियर में लेंथ आएगी, एरिया में एरिया आएगा। ये आपका डिफरेंस है दोनों में। कौन कौन से में, लीनियर मैग्निफिकेशन में और एरियल में। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन क्या होगी, हम जानते हैं कि एरिया होता है एल स्क्वायर, पता है बेटा, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। अगर आपको निकालनी है एरियल मैग्निफिकेशन तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन आएगी उसका स्क्वायर कर दें तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, एरियल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अगर आपको निकालना है एल, यहां से मान लो एल निकालना है तो एल आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अगर ए आपके पास एल स्क्वायर है तो एल क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए। तो रिलेशन क्या होगी, सिंपली देखें आप, एरियल मैग्निफिकेशन जो होती है वो क्या होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्यों, हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगी, लीनियर का स्क्वायर होगी। अगर यहां से आप निकालना चाहें एम एल, क्या निकालना चाहें बताएं आप, एम एल निकालना चाहें तो एम एल क्या आ जाएगा, रूट ऑफ क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है आपका न्यूमेरिकल नंबर 7th। तो अगर ये बेसिक आपको समझ में आ रहा है तो 1 मिनट के अंदर आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। देखें इसको आप, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस, एक हाउस का फोटोग्राफ हम लेने जा रहे हैं
ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो जो हाउस है वो इतना एरिया क्या किया हुआ है, उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो। तो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर आपका एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, और एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑन ए 35 मिलीमीटर स्लाइड। ठीक है, कोई हाउस है बेटा, ठीक है, आपका घर है, मेरा घर है, किसी का भी घर है, कोई भी हाउस है, हम उसका फोटोग्राफ ले रहे हैं और वो जो हाउस है उसका जो एरिया है वो कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सीधी सी बात है, ये एरिया किसका होगा, उस ऑब्जेक्ट का एरिया होगा जिसका हम फोटोग्राफ ले रहे हैं। तो ये एरिया किसका कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का कहलाएगा। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन। जो स्लाइड है उस स्लाइड के ऊपर उसका फोटो लिया गया है और वो जो स्लाइड है उसको हम स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन। उस हाउस का जो एरिया है स्क्रीन के ऊपर यानी कि इमेज, तो एरिया ऑफ द इमेज ये आपके पास आएगी 1.55 मीटर स्क्वायर। 1.55 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर के आप बना सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फोटोग्राफ्स किसका ले रहे हो, हाउस का, और उसको दिखा कहां पे रहे हो, स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगी, उसकी इमेज होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये एरिया किसका होगा, ऑब्जेक्ट का, और ये एरिया किसका होगा, उसकी इमेज का एरिया होगा। क्या निकालना है, What is the linear magnification? You have to find linear magnification। दोनों रिजल्ट दिए गए हैं एरिया के, निकालनी लीनियर है आपको। तो सबसे पहले आप निकालोगे एरियल मैग्निफिकेशन। बेटा क्या निकालोगे, एरियल मैग्निफिकेशन। क्या होती है बताया था मैंने आपको, ये देखें आप, एरिया ऑफ द इमेज, एरिया ऑफ द इमेज टू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, तो वैल्यू पुट करें आप, एरिया ऑफ द इमेज है आपके पास 1.55 इंटू 10 की पावर 4 और नीचे है एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.75। तो यहां से बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, एरियल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। लेकिन निकालना क्या, अच्छा इसकी यूनिट नहीं होगी, ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, कट जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। बट यू हैव टू फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। और मैंने बताया आपको कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, रूट होगी किसका, एरियल का होगी। व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन, क्या होता है, एरिया क्या होता है बताया था मैंने आपको, एरिया क्या होता है आपके पास, एल स्क्वायर होता है। लेकिन आपको एल निकालना हो तो एल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली लीनियर मैग्निफिकेशन अगर आपको निकालनी है तो रूट किसका हो जाएगा, एरियल का, यानी कि रूट हो जाएगा आपके पास 1.55 इंटू 10 की पावर 4 और नीचे 1.75 और इसको सोल्व करोगे तो आंसर इसका आएगा, लिखा हुआ मैंने 94.1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 7th न्यूमेरिकल हमने किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 9th 10th में जो मैग्निफिकेशन हम करते थे उसी के ऊपर बेस्ड था ये, कि एरियल मैग्निफिकेशन निकाल लिया आपने और लास्ट में क्या निकाल लिया आपने, लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल ली, जो कि रूट किसका होगा, एरियल मैग्निफिकेशन का होगा। तो इसी के साथ आपकी जो यूनिट फर्स्ट है क्लास 10+1 की वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे से कर लिया होगा। आपका बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप काम करते रहें और जल्दी ही मैं लेक्चर नंबर 15 के साथ आपके पास आऊँगा, कुछ मेन टॉपिक आपको आपके पास लेके आऊँगा 2nd यूनिट के। तब तक आप सेफ रहें, अपने आप को सिक्योर रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें और मिलते हैं आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच।